एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव इंगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अध्ययन यूपीएससी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हमारे पास सीखने को, समझने को और डिस्कस करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा की तरह अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेकर, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट आप मिस ना करें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन और प्रिल्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन है, उसका एक प्रील्यूड है। तो किस तरह से प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सपोज करो आपको एक नॉवल खरीदनी है, आप मार्केट में जाते हैं, आपको एक नॉवल का नाम पसंद आ जाता है, बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस नॉवल के अंदर क्या कंटेंट होगा, इसकी स्टोरी क्या है। तो आप क्या करोगे? यूजुअली नॉवल के बैक कवर पे एक पैराग्राफ रहता है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस नॉवल के अंदर का कंटेंट कैसा होगा, इसकी स्टोरी किस तरह की होगी। तो इसी तरह से अगर आप प्रियम्बल को पढ़ोगे, तो आपको प्रियम्बल को पढ़ने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कैसे हैं, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इसी वजह से प्रियम्बल को कहा जाता है इंट्रोडक्शन और प्रील्यूड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो लेफ्ट साइड पे इमेज है, दिस इज बेसिकली प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका प्रियम्बल है। तो आपको मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलोगे तो जो सबसे पहला पेज आपको मिलेगा दैट इज़ प्रियम्बल। बट प्रियम्बल को सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहले तो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, और जो प्रियम्बल है वो सबसे एंड में इंक्लूड किया गया था। तो दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछ सकते हैं वो आपको। देन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। तो क्या हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था, और उस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ लिखी गई थी कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे। तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर हमारा प्रियम्बल बेस्ड है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। अब देखिए, आप प्रियम्बल को देखो तो आपको पेंटिंग्स दिखेंगी बड़ी सारी, जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो ये पेंटिंग किसने बनाई, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। एंड द पर्सन वॉज ब्योहार राम मनोहर सिन्हा। तो ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने ये प्रियम्बल की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पेंटिंग बनाई थी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में इंडियन पीपल की आइडियल्स हैं और एस्पिरेशंस हैं। आइडियल का मतलब होता है आदर्श या सिद्धांत, और एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षाएं या उम्मीदें। तो किस तरह से हमारी उम्मीदें या मतलब एस्पिरेशन है प्रियम्बल से, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले लेट मी रीड प्रियम्बल फॉर यू। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.
तो मैं आपके लिए प्रियम्बल इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज दिस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, रट्टा लगा लेना है एक किस्म से, क्योंकि अगर आपको प्रियम्बल लर्न होगा तो आप बड़े सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाओगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रियम्बल में से आ सकते हैं। तो प्रियम्बल में से आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनकी रेंज रहेगी बहुत सिंपल से लेके बहुत डिफ़िकल्ट तक। अगर सिंपल क्वेश्चंस की आप बात करो तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन की प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, तो आपका आंसर होगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, जस्टिस। तो आपको इनका मतलब पूछ लिया जाएगा, वो भी सिंपल होगा। बट अगर आप सिविल सर्विसेज की मेंस की बात करें तो आपको फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे प्रियम्बल के ऊपर। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस सर्व्ड बाय प्रियम्बल, या सिंपली वो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस केस में अगर आपको प्रियम्बल अच्छे से मेमोराइज नहीं होगा तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आप सिंपल सा अगर लर्न कर लेते तो आप ज़्यादा मार्क्स एक्वायर कर सकते थे। और अगर आपको प्रियम्बल अच्छे से आता है तो प्रियम्बल को बड़े तरीक़ों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए आपको प्रियम्बल अच्छे से लर्न करना है, रट्टा लगा लेना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे जिनको मैंने अलग अलग कलर में हाईलाइट किया है, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, रेड कलर में। तो हम इनका मतलब समझेंगे वन बाय वन, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट जो हमने पीछे छोड़ा था, दैट प्रियम्बल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि आइडियल्स क्या है इंडियन पीपल की और एस्पिरेशंस क्या है। तो आइडियल्स की हम जैसे बात करें, आइडियल्स को हिंदी में कहा जाता है आदर्श या सिद्धांत। तो ये जो वर्ड्स हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे सिद्धांत हैं। तो एस्पिरेशंस अगर हम बात करें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारी उम्मीदें हैं। तो आइडियल्स आर मीन टू अचीव द एस्पिरेशन। तो हम आइडियल्स को यूज़ करेंगे एज मीन, और हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा एस्पिरेशंस को अचीव करना, हमारी जो उम्मीदें हैं उनको अचीव करना। तो देखिए सोवरेन हम हैं, सोशलिस्ट भी हम हैं और सेकुलर भी हम हैं। इन सबको यूज़ करके हमें क्या अटेन करना है, हमें जस्टिस अटेन करनी है, लिबर्टी अटेन करनी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मेंटेन करनी है। अब देखिए ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी जब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इट also the ideal represents the nature of Indian state and aspirations represent the objectives of the state of India या Indian state। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यह मतलब है कि जो आइडियल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन स्टेट को, मतलब इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सोवरेन है तो इसका मतलब इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। और जो एस्पिरेशंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो इंडिया को क्या अटेन करना है, क्या अचीव करना है, ये इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो प्रियम्बल में हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी कंट्री की नेचर कैसी है और हमारी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उन कीवर्ड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को या आइडियल्स ऑफ इंडियन पीपल को। तो जो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास दैट इज सोवरेन। तो सोवरेन का क्या मतलब है, सोवरेन का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिया अगर सोवरेन है तो इंडिया इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट नेशन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, चाहे वो इंटरनल मैटर्स की हम बात करें चाहे एक्सटर्नल मैटर्स की बात करें। तो एक्सटर्नल मैटर का यहाँ पे क्या मतलब है, इंटरनेशनल मैटर्स। अगर इंडिया को कोई मेजर डिसीजन लेना होगा अपने इंटरनल मैटर के लिए या फिर एक्सटर्नल मैटर्स को लेके, तो हम किसी भी दूसरे नेशन पे या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने लेवल पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक फ्री गवर्नमेंट है जिसको डायरेक्टली लोगों ने इलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट लॉज बनाती है और हमारी जो गवर्नेंस है इंडिया में उन लॉज के अकॉर्डिंगली चलती है, ना कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली चलती है। तो यहाँ पे देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि हमने तो बड़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई है,
तो उस वजह से हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो फिर हम किस तरह से सॉवरन है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो हमने काफ़ी सारी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है, बट उन ट्रीटीज़ के साइन करने से हमारे सॉवरनिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उन ट्रीटीज़ को साइन करने से हमारी सॉवरनिटी किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होती है, हम सॉवरन ही रहते हैं। मतलब अगर हम यूएनओ के मेंबर हैं तब भी यूएनओ हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम किसी एक मेजर डिसीजन में क्या स्टैंड रखेंगे, वो हमारा खुद का डिसीजन रहेगा। तो इसी वजह से इंडिया सॉवरन है, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो आई होप कि अब आपको सॉवरन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ, जो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में यहाँ पे आपको फिर सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सोशलिज्म में क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज की प्रोडक्शन का और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओनरशिप राइट है वो स्टेट के पास रहता है, वो गवर्नमेंट के पास रहता है, या पब्लिक अथॉरिटी के पास रहता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का। बट जब इंडिया में हमने सोशलिज्म अडॉप्ट करना था तो हमने सोशलिज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया। इंडिया के केस में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ में। तो हमारा सोशलिज्म बाकी दुनिया के सोशलिज्म से अलग है, और ये दोनों ही सेक्टर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो दिस इज द सोशलिज्म ऑफ इंडिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, दैट इज सेक्युलर। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो इसका मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर होगा सेक्युलरिज्म का। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, स्टेट की कोई एसोसिएशन नहीं होती रिलीजन के साथ, और जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को वर्शिप कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितने टाइप का सेक्युलरिज्म होता है, और हमने देखा कि दो टाइप का सेक्युलरिज्म होता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो बाकी की कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि आपको फ्रीडम तो होती है अपने रिलीजन को वर्शिप करने की, बट सभी रिलीजन्स को इक्वल रिकग्निशन नहीं मिल पाती, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती। जबकि इंडिया के सेक्युलरिज्म में क्या है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म में सबसे पहले तो सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। देन सभी रिलीजन को इक्वल रिकग्निशन इंडिया में मिलती है, मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है, फिर चाहे उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो। और उसके बाद जो आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह का सेक्युलरिज्म हमने अडॉप्ट किया है, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको पीपल इलेक्ट करते हैं, मतलब सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया में हमारे पास है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए, आपको पता होगा कि आप जब वोट करते हो तो आप एमएलएज को जिताते हो, और जिस पार्टी के मैक्सिमम एमएलएज होते हैं वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है स्टेट में। और इसी तरह से आप जब एमपीज़ को वोट करते हो तो जिस पार्टी के मैक्सिमम एमपीज़ होंगे वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी सेंटर में। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कहा जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर एक्ट्स। और आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा कि इनकी अथॉरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है विल ऑफ द पीपल के ऊपर। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि किस तरह से इनकी अथॉरिटी हमारी विल पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, आपने एक गवर्नमेंट को जिताया, अगर तो वो गवर्नमेंट आपकी उम्मीदों पे खड़ी रहेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट टाइम उस गवर्नमेंट को ना जिता के किसी दूसरी गवर्नमेंट को चूज़ कर लोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो डिपेंड करती है किस पे, विल ऑफ द पीपल पे।
तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अब रिपब्लिक का मतलब समझने से पहले हम देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट कितने टाइप के होते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट दो टाइप के होते हैं, मोनार्क और रिपब्लिक हेड। तो मोनार्क के केस में क्या होता है कि एक रॉयल फैमिली होती है और उसी फैमिली से कोई एक फैमिली मेंबर हेड ऑफ द स्टेट बनता है और ये जनरेशन बाय जनरेशन प्रोसेस चलता रहता है। जबकि रिपब्लिक हेड के केस में क्या होता है कि आप इलेक्शन द्वारा एक हेड को चूज करते हो, ठीक है। और ये इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकती है या इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकती है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली वोट नहीं करते। सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें आ जाते हैं आपके एमएलएज और एमपीज, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और वो इलेक्टोरल चूज कॉलेज जो है वो चूज करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। तो रिपब्लिक उस कंट्री को कहा जाता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड हेड हो। अब हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंगली इंडियन स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड दीज आर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस का मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगी और किस टाइप की जस्टिस मिलेगी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और लिबर्टी होगी इंडियन सिटीजन्स को उनके थॉट्स को लेके, उनके एक्सप्रेशंस को लेके, बिलीफ को लेके, फेथ को लेके और वर्शिप को लेके। और फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं भाईचारा। तो आप सबको पता है कि जो फ्रेटर्निटी है या भाईचारा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की यूनिटी के लिए, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी के लिए। तो इंडियन स्टेट इस चीज़ को हमेशा ख्याल में रखेगी कि जो सिटीजन्स हैं उनके बीच का जो भाईचारा है, जो फ्रेटर्निटी है, वो मेंटेन रहे। अब उसके बाद जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और इस दिन को कहा जाता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डेट ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस दिन सारे आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो लागू नहीं किए गए। जो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल थे वो उनको लागू किया गया ऑन 26 जनवरी 1950 को, जिस वजह से 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या थी, डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या थी और डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या थी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है या नहीं। तो देखिए इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग देखेंगे टाइम टू टाइम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और उन जजमेंट्स की हेल्प से हम ये चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जजमेंट थी वो थी बेरूबरी यूनियन एडवाइजरी ओपिनियन केस 1960 की जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कह सकते। तो पहली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद जो सेकेंड जजमेंट आई दैट वाज इन 1973 एंड द केस वाज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। तो इस केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली जजमेंट को रिवर्स करते हुए कहा कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। देन उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट जजमेंट आई दैट वाज इन LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो प्रीएम्बल है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कह सकते हो कि जो प्रीएम्बल है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो देखिए प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है और अभी तक प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है और प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस अमेंडमेंट के बाद
प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ओरिजिनली प्रियम्बल में ये 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी नहीं थे। इन 3 वर्ड्स को बाद में उनमें ऐड किया गया था इन द ईयर 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।